नमस्कार दर्शकों, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्ष। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता व वाइस प्रेसिडेंट एचपी टैक्स बार एसोसिएशन रश्मि शर्मा जी, जो देंगी आपको, मुझे और हम सबको कानूनी सलाह। रश्मि जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हर्ष जी, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी हाँ दर्शकों, रश्मि जी से आज हम जानने वाले हैं टैक्स संबंधी कानूनों के बारे में, टैक्स रिलेटेड लॉज के बारे में। और जब हम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स की बात करते हैं, अगर गलती से इनकम टैक्स का नोटिस हमारे घर में आ जाए तो हमारी सांसें धड़कने लग जाती हैं, हमारा दिल धड़कने लग जाता है। तो आज हम रश्मि जी से जानने वाले हैं कि किस प्रकार से जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, हम टैक्स की बात करते हैं, किन किन चीज़ों को, किन किन मुद्दों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जब हम ITR रिटर्न्स फाइल करते हैं, किन किन सावधानियों को हमें बरतना चाहिए। और ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के बारे में आज हम रश्मि शर्मा जी से जानने वाले हैं। रश्मि जी, आज हम टैक्स रिलेटेड लॉज़ के बारे में आपसे जानने वाले हैं। कर के बारे में हम आपसे जानेंगे क्या क्या लॉज उसके रिगार्डिंग है। और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में तब्दीलियां भी आई हैं, और आपसे बेहतर कौन हो सकता है बताने के लिए। आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं टैक्स बार एसोसिएशन की। रश्मि जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बात आजकल चल रही है ओल्ड टैक्स रिजीम वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, तो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये क्या चीज़ है। जी हर्ष जी, आजकल 2023 में जो बजट पेश किया गया था उसमें न्यू टैक्स रिजीम की जो बात हुई तो लोगों में बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो गई कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या अंतर है और ये किस तरह से भिन्न है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि ओल्ड टैक्स रिजीम तो वही है जो पहले से आप टैक्स फाइल कर रहे थे जी। और न्यू टैक्स रिजीम वैसे भारत सरकार ने 2020 में लागू किया था, परंतु उस वक्त उसमें कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं थी और इसलिए उसे कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। इसलिए भारत सरकार ने जो है इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स की और इसको बेटर बना के जो है 2023 में पेश किया। अब जो है अभी दो विकल्प मौजूद हैं करदाताओं के लिए, एक ओल्ड टैक्स रिजीम और एक न्यू टैक्स रिजीम। तो सब ये जानना चाहते हैं कि इनमें क्या अंतर है और किस में उनको फ़ायदा होगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है जी। लेकिन अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं तो न्यू टैक्स रिजीम आपके लिए बेटर रहेगा। जी, जब हम टैक्स की बात करते हैं रश्मि जी, और अक्सर ये होता है कि हम सब चाहते हैं कि हम टैक्स बचाएं और जितना हो सके सेविंग्स को बढ़ावा दें। और हमारे देश की ये प्रथा भी है कि हम देखते हैं जनरेशन सेविंग्स की जाती हैं। महिलाएं बहुत ज़्यादा सेव करती हैं, सीनियर सिटीज़न भी बहुत ज़्यादा सेव करते हैं। सीनियर सिटीज़न के लिए अलग स्लैब्स हैं, महिलाओं के लिए अलग स्लैब्स हैं और लोगों के लिए अलग स्लैब्स हैं। तो प्लीज़ थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो टैक्स स्लैब्स हैं ये कौन कौन से हैं, ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम की जब हम बात करते हैं, और थोड़ा सा रेट्स क्या क्या हैं इसमें। जी, जो ओल्ड टैक्स रजीम था उसमें स्लैब में 2.5 लाख तक की छूट दी गई थी और जो न्यू टैक्स रजीम है उसमें 3 लाख तक की छूट दी गई है। और जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के लिए अलग, वो बहुत पहले था। अब काफ़ी समय से जो है सबके लिए एक ही स्लैब चलता है, सबके लिए सेम रेट है टैक्स का। तो जो ओल्ड टैक्स रजीम था उसमें आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख पे 10% और 5 लाख से 10 लाख पे 20% और 10 लाख से 15 लाख पे 20% और 15 लाख के ऊपर 30% था जी। और अब न्यू टैक्स रिजीम में जो है 3 लाख जो है बेसिक रखा गया है। 3 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता जी। और 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% टैक्स है और 6 से 9 पे 10% और 9 से 12 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर जो है आपका वही 30% है जी। और इस बार जो है सरचार्ज भी पहले 37% था जिसे कम करके 25% कर दिया गया है। जी रश्मि जी, हम जब टैक्स की बात करते हैं, कुछ बुद्धिजीवी ऐसे हैं और जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, GST प्रैक्टिशनर्स हैं, वो कहते हैं कि जब हम टैक्स की बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से जो डायरेक्ट हम टैक्स देने वाले लोग हैं वो बहुत ही कम है और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हमारे देश में होते हैं, पर डायरेक्ट टैक्सेस देने वाले बहुत ज़्यादा कम है। आपने टैक्स रेट्स के बारे में बताया, आपने स्लैब्स के बारे में बताया। लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल आ रहा है कि जब हम न्यू टैक्स रिजीम की जब हम बात करते हैं कि इसमें 7 लाख तक की आपको छूट है और ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की छूट है, तो और आप कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली आप चाहें तो ऑप्ट भी कर सकते हैं इसमें, तो ये जो 7 लाख है ये किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकता है? हर्ष जी, ऐसा है कि वैसे जो है बेसिक छूट जो है वो ओल्ड में 2.5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख है, लेकिन जो है 87A एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट का,
तो उसके अंतर्गत जो है एक रिबेट दिया जाता है, जिससे कि अगर 2.5 से 5 लाख जो 5% टैक्स है वो उसमें कवर हो जाता है और आपको रिबेट मिलता है। तो जो है 5 लाख तक की जो इनकम है वो नॉन टैक्सेबल हो जाती है। इसी प्रकार न्यू टैक्स रिजीम में जब आप 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन आप 5 से 7 लाख के बीच में जब वो 87A का रिबेट लेते हैं तो 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होता है। लेकिन इसके लिए कुछ मतलब ये सबके लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि बेसिक जो छूट है वो 5 लाख है, क्योंकि 87A का रिबेट सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट को ही मिलता है। जी रश्मि जी, जब हम टैक्स की बात करते हैं तो आज जब इनकम टैक्स के ऊपर और टैक्स रिलेटेड लॉज के ऊपर हम प्रोग्राम करने वाले थे तो मैं भी थोड़ा सा सर्च कर रहा था, थोड़ा ध्यान दे रहा था इस चीज़ पे। तो मैं देख रहा था कि जो स्लैब्स हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स छूट जिसमें मिलती है वो सीनियर सिटीज़न को मिलती है 5 लाख में, और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 7 लाख है, पर उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि आप सीनियर सिटीज़न होना ही ज़रूरी है। तो जब हम सीनियर सिटीज़न की बात करते हैं और कहा यह जाता है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, तो सीनियर सिटीज़न के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल ओल्ड टैक्स रिजीम रहेगा या न्यू टैक्स रिजीम? देखिए हर्ष जी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी कि ATC की डिडक्शंस हैं, तब तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं, तो जैसे सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी तो इन्वेस्टमेंट्स इस एज में इतनी नहीं होती है ATC में जो डिडक्शंस मिलती हैं। लेकिन हाँ, अब सैलरीड और पेंशन वाले लोग जो हैं तो कुछ डिडक्शंस जो हैं अभी इंट्रोड्यूस की गई हैं 2023 के बजट में, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको दी गई है जो 50,000 है। फिर उसके बाद जो फैमिली पेंशन लेते हैं तो उनको भी 15,000 अमाउंट या फिर 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज़ लोअर, तो वो आपको डिडक्शन मिलती है। फिर उसमें 80CCD 2B में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है NPS में वो भी प्राइवेट लोगों को जो है मिल रहा है। और आपके जो जी रश्मि जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन का आपने जिक्र किया और डिडक्शंस के बारे में आपने बताया काफ़ी सारी डिडक्शंस है। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये क्या होती है और क्या ये हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है? जी, स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ सैलरीड लोगों को मिलती है, इसीलिए मैंने कहा कि सैलरीड और पेंशनर ये उनको ही अवेलेबल है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो सैलरीड और पेंशनर्स को 7.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। जी, और जब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, आपने शुरुआत में जैसे जिक्र किया कि आप डिडक्शंस के लिए भी एलिजिबल हैं, तो डिडक्शंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है? सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स ही एलिजिबल रहेंगे? और जब हम 7 लाख की इनकम की बात करते हैं या फर्म्स भी एलिजिबल होती हैं इसमें? जी, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो सिर्फ सैलरीड और पेंशन वालों को ही मिलती है, और जो ATC की डिडक्शंस हैं उसमें सभी लोग एलिजिबल हैं उसके लिए। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं उस तरह से आपने की हुई हैं, क्योंकि इसमें एक कहा जाता है मैजिक नंबर, अगर आपकी 3,75,000 तक की डिडक्शंस आप अवेल कर रहे हो जी, तो आपको 10 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम जो है फ़ायदेमंद या बेहतर होगा। लेकिन जो अब हम देख रहे हैं कि जो न्यू टैक्स रिजीम है वो सरल और सुविधाजनक भी है और टैक्स रेट भी उसमें कम है। तो अगर आपकी डिडक्शंस आपके पास ज़्यादा नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। और जो इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो पेंशनर और सैलरीड लोग हैं वो तो कभी भी स्विच कर सकते हैं। इस बार जो है न्यू टैक्स रिजीम को डिफ़ॉल्ट में रखा गया है, मीनिंग देयर बाय कि आप जब ITR फाइल करेंगे तो वो न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएगी। लेकिन अगर आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट आउट का ऑप्शन चूज़ करना है। जी, जो आपके पेंशनर हैं या सैलरीड हैं वो एवरी ईयर स्विच कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, लेकिन जो प्रोफेशनल लोग हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक बार मिलेगी। अगर वो ऑप्ट आउट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो दोबारा जो है न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। जी रश्मि जी, ज़्यादातर लोगों को आप क्या देख रही हैं, मतलब आपके इतने सालों की प्रैक्टिस है और इनकम टैक्स के साथ आपका नाम काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, तो ज़्यादातर लोग ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, आप क्या देख रही हैं, लोगों में कितना उत्साह है? देखिए हर्षी, अभी तो 31 जुलाई जो है लास्ट डेट रहती है इनकम टैक्स फाइलिंग की, और जो TDS फाइलिंग की डेट रहती है वो 31 मई रहती है। तो अभी तो जो 26 AS और AIS भी प्रॉपरली अपडेट नहीं होता, बट हाँ, जिनके कोई ज़्यादा उनके साथ नहीं है ज़रूरत मैचिंग की, तो वो लोग अपनी ITR फाइल कर रहे हैं, बट जिनको AIS और फॉर्म 26 AS से मैच करके फिर रिटर्न फाइल करनी होती है, तो वो अभी वेट कर रहे हैं कि
उसके बाद वो अपना देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है या न्यू टैक्स रिजीम में जाना है। और मोर ओवर अभी थोड़ा लोगों में कन्फ्यूजन है, तो बेटर है कि आप किसी इनकम टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इसमें जो प्रोफेशनल्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि आप एक बार जो आपने चूज़ कर लिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। जी, आपने कहा कि प्रोफेशनल्स के पास जाना ज़रूरी है, कंसल्टेंट्स के पास जाना ज़रूरी है। अक्सर हम ये देखते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, हिमाचल की बात करें, जब लोग इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फ़ाइल करने जाते हैं तो कई बार ये कहते हैं कि जी हमारा फ्रेंड है, इसको आता है, इससे करवा लेते हैं, किसी पड़ोसी से करवा लेते हैं, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी क्लैरिकल सेक्शन से करवा लेते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, रश्मि जी आप देखती होंगी, सोशल मीडिया पे ट्यूटोरियल देख के खुद ही फ़ाइल करने की कोशिश करते हैं। आप क्या सलाह देंगे कि क्या खुद ही फाइल कर देनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न? और जितना आप अभी हमारे दर्शकों को समझा रहे हैं कि इसमें काफ़ी सारी पेचीदियाँ हैं, कहीं पे ओल्ड टैक्स रजीम लगेगी, कहीं न्यू टैक्स रजीम लगेगी, आपने डिडक्शंस के बारे में बोला, तो आप क्या सलाह देती हैं? जी देखिए, वैसे तो अगर आपका ITR 1 है, सिंपल रिटर्न है, तो गो फॉर इट, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन इसमें जो है आपको बहुत ध्यान देना होता है, और मोर ओवर आप जब ITR फाइल करते हैं तो E-वेरिफिकेशन जो है अब इसका एक बेसिक वो है कि आप जब तक E-वेरीफाई अपनी रिटर्न को नहीं करेंगे तो वो प्रोसेस नहीं होगी, और उसका 1 मंथ का टाइम होता है। और E-वेरीफाई आप थ्रू OTP भी, आधार OTP से भी कर सकते हैं, और EVC की भी सुविधा रहती है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड कहते हैं, वो बैंक के थ्रू जो है कनेक्टेड होता है और आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक अगर आपका रिफ़ंड केस है तो E-वेरीफाई जब तक आप नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगी और आपका रिफ़ंड भी नहीं आएगा। जी रश्मि जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है, दर्शक आप भी एग्री करेंगे कि 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ होता है तो सब लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा TDS कटा है हम अपने TDS का रिफ़ंड लें और अपने खाते में, सब चाहते हैं कि पैसे उनके खाते में आएँ, और कई बार जल्दी भी लोग फ़ाइल कर देते हैं। तो रश्मि जी, कई बार अगर कोई गलती से जल्दी फ़ाइल कर देता है अपने TDS के लिए इनकम टैक्स रिटर्न ITR, और बाद में जैसा कि आपने कहा कि 31 मई लास्ट डेट है, मई के बाद अगर उनके पोर्टल पे अपडेट हो जाती है एक्स्ट्रा अमाउंट, तो फिर वो हम कैसे क्लेम करेंगे? जी हर्षी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं कि ये जो है हमारा हो जाए काम ख़त्म। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो अपने फॉर्म 16 और 16A इकट्ठा कीजिए, बैंक से सेविंग सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं वो इकट्ठा कीजिए जी। और उसके बाद जो है 26 AS और AIS से मैच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पर अपडेट नहीं होगा तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। और सेकंड, आपने कहा कि अगर वो ऐसा कर चुके हैं और उनसे ये गलती हो चुकी है तो उसको जो है आप रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। जी, तो रिटर्न को जब हम रिवाइज़ करने की बात करते हैं रश्मि जी, क्या सिर्फ एक बार उसमें भी एक ही ऑप्शन आपको मिलती है, या फिर आप अगर चाहें तो 2 या 3 ऑप्शंस उसमें भी आपको मिल सकती हैं? जी, जब तक आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं होती तब तक आप रिवाइज़ कर सकते हैं। जी, तो लीव इनकैशमेंट की जब हम बात करते हैं रश्मि जी, एक और टर्म भी है लीव इनकैशमेंट, और हम देख रहे हैं कि लोग लीव इनकैशमेंट को भी ऑप्ट करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज़ लीव इनकैशमेंट? जी, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो है सेक्शन 10 में बहुत सारी जो है डिडक्शंस मिलती थी, उनमें से लीव इनकैशमेंट भी एक है। अब न्यू टैक्स रिजीम में भी लीव इनकैशमेंट को जो है रखा गया और ग्रेच्युटी को भी रखा गया है। तो लीव इनकैशमेंट जो पहले प्राइवेट लोगों को मिलती थी वो लिमिट थी 3 लाख, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। तो लीव इनकैशमेंट जो है, अभी मैं इसीलिए बता रही थी आपको कि काफ़ी जो नए रूल्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसकी वजह से इसको न्यू रेजिम को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। जी रश्मि जी, जब हम स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 52,500 है, कुछ लोग कहते हैं 50,000 है, और कुछ लोगों को पता ही नहीं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के वक्त आप अप्लाई करें या ना करें। तो थोड़ा सा आप क्लैरिटी हमारे दर्शकों को दीजिए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है और कैसे आप उसको अवेल करेंगे? जी, एक्चुअली जब 2020 में इन्होंने न्यू टैक्स रिजीम जो है लागू किया था, उस वक्त कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं थी। लेकिन बाद में जो है भारत सरकार ने पहले ये सोचा था कि 52,500 जो है उस स्टैंडर्ड डिडक्शन रखी जाएगी। पहले यही सभी ने यही सुना था। लेकिन जब बजट पेश हुआ तो उसमें जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही रखी गई है। और जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो वो सैलरीड और पेंशनर्स को जो है वो फॉर्म 16 में भी उन्होंने जो है मेंशन किया होता है। जी रश्मि जी, कई बार हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे हमारे जो सिटीजन्स होते हैं वो
विदेशों में रहते हैं, एनआरआईज होते हैं या फिर फॉरेन नेशनल्स बन जाते हैं। और जैसा कि अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि कोविड के दौरान, जो कोविड ईयर्स थे, लोग ट्रैवल नहीं कर पाए, इस दौरान उनके टैक्सेस कट गए और कई लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फिक्स डिपॉजिट में, खासकर सीनियर सिटीज़न की हम देखते हैं। तो जो उनकी वो टैक्सेशन में जो उनकी टैक्सेस कट चुके हैं, क्या वो अब उसको अवेल कर पाएंगे या फिर वो अपॉर्चुनिटी क्लोज़ कर दी गई है? जी देखिए, वैसे तो अब टाइम लिमिट है। आप बाद में मतलब 2 साल बाद अगर आप पुरानी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, वैसे तो 1 साल पुरानी भी नहीं होती है, लेकिन ये है कि आप 119 एक सेक्शन है, उसके थ्रू जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कमिश्नर को। और इनकम टैक्स कमिश्नर के हाथ में होता है कि वो डिले, उसे हम डिले की एप्लीकेशन बोलते हैं, कि वो डिले मानते हैं या नहीं। अगर कोई वाकई जेन्युइन रीज़न है डिले का, तो वो आपको, अगर वो अप्रूव हो जाता है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। जी, और क्या कितने समय के अंदर जब हम आईटीआर की रिटर्न डालते हैं रश्मि जी, कितने समय के अंदर हमारा रिफ़ंड हमें मिल जाता है? कई लोग कहते हैं कि जी बहुत टाइम लगता है रिफ़ंड आने में, 2-2 3-3 महीने लगते हैं, कईयों का जल्दी भी आ जाता है। तो रिफ़ंड कितने समय में मतलब मिल जाया करता है जब से ये ऑनलाइन की सुविधा हुई है, तब से तो हमने अक्सर देखा है कि मतलब लोगों का हफ्ते 10 दिन में भी रिफ़ंड जो है आ गया है। जी। बट हाँ, 1 मंथ के बीच में आ जाता है रिफ़ंड। कभी होता है कि बहुत कोई इंट्री केसेस हों तो लेट हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और अगर ऐसा होता है तो आप ग्रीवेंसेस में अपना ग्रीवेंस अपलोड कर सकते हैं कि मेरी रिटर्न जो है प्रोसेस नहीं हुई है, क्योंकि रिफ़ंड तभी आएगा जब आपके रिटर्न प्रोसेस होगी। जी। तो आपको रीज़न्स देखने होते हैं, आप खुद लॉगिन करके वहाँ देख सकते हैं कि आपका रिफ़ंड क्यों नहीं आया है। जी, कई बार हम रश्मि जी ये भी देखते हैं कि जब हम रिटर्न डालते हैं और जब हम आईटीआर की बात करते हैं कि आपने टीडीएस क्लेम कर रहे हैं या आपका कोई और टैक्स कटा, आप उसको क्लेम कर रहे हैं, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं कि काफ़ी टाइम जब लग जाता है पैसे आने में, तो जो गवर्नमेंट है उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल। जो आपका सेविंग में बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है, वही जो है इनकम टैक्स भी आपको इंटरेस्ट रेट देता है। और जब जितना डिले होता है तो वो आपको विद इंटरेस्ट मिलता है। जी रश्मि जी, इनकम टैक्स जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं या कंसल्टेंट्स होते हैं या जीएसटी भी जो करते हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको आप इस प्रोग्राम के माध्यम से क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम भी है, न्यू टैक्स रिजीम भी आ रही है, तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो अपने क्लाइंट्स के लिए जो नेसेसरी वर्क हैं वो कर रहे हैं? देखिए, क्लाइंट्स जब आते हैं आपके पास, वैसे तो सभी अपनी फील्ड में माहिर हैं जी। लेकिन आपको उनसे सारी जानकारी पहले इकट्ठी करनी चाहिए। और आजकल जो है सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि लोगों को लगने लगा था कि अब ऑनलाइन है, सब कुछ इस पे आ जाता है, तो वो बिना कागज़ लिए कई बार हमारे पास आ जाते हैं कि सब कुछ है इसमें। तो ये अभी इट्स डेवलपिंग, अभी इतना प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए अपने कागज़ ज़रूर इकट्ठे करें बैंक से, या फॉर्म 16A ज़रूर लें। और जो भी आपके पास निवेश के भी कागज़ हैं, जो भी आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, वो सारे कागज़ इकट्ठा करके एक फ़ाइल बना के तभी कंसल्टेंट के पास जाएं, ताकि वो जो है आपकी मदद कर पाएँ। जी रश्मि जी, एक नॉर्मल नागरिक की मैं बात करूं, जैसे कि मैं हूं या जो हमारे दर्शक भी अभी हमें देख रहे हैं, क्या हम भी इनकम टैक्स के पोर्टल पे हमारे कितने टैक्सेस कट रहे हैं या कितने टैक्सेस ड्यू हैं, या आईटीआर रिटर्न के बारे में जो डिटेल्स होती हैं, प्रोसेसिंग की बात करें या और चीज़ों की हम बात करें, क्या उसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, क्या हम साइट पर जाके देख सकते हैं खुद भी? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे मेरे भी जो जितने भी क्लाइंट्स हैं, तो मैं उनको यूज़र आईडी और पासवर्ड उनके पास दे देती हूँ, सो दैट कि कभी इन फ्यूचर उनको ज़रूरत पड़े या कुछ देखना हो तो वो लॉगिन करके खुद भी देख सकते हैं। वहाँ पे जाके अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन ये है कि ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए प्रोफेशनल के हाँ जी, तो वो ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ आपको अगर देखना है उसमें कि आपके कोई टैक्स ड्यू तो नहीं है या कुछ भी, तो आप लॉगिन करके देख सकते हैं। जी, जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं और ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम पे आज हम बड़ी गहन चर्चा कर रहे हैं, तो रश्मि जी, आपको क्या लगता है कौन सा बेटर है? ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर है, न्यू टैक्स रिजीम बेटर है? जी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेहतर है, खासकर प्रोफेशनल्स के लिए। बट अदरवाइज़ आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं हैं और आप पेंशनर या सैलरीड हैं,
तो आपको न्यू टैक्स रजीम भी बेहतर है, क्योंकि उसमें टैक्स रेट कम है और आपको जो है 7.5 लाख तक तो वैसे ही कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो वो जो है पेंशनर और सैलरीड लोगों के लिए बेहतर साबित हो रहा है। जी, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं रश्मि जी, हम देखते हैं कि जब हम भारत की बात करते हैं लोग इंश्योरेंसेस करवाते हैं, तो जो इंश्योरेंस का जो अमाउंट आता है क्या वो भी टैक्स में आपका चला जाएगा? जी, पहले तो जो इंश्योरेंस इनकम होती थी वो टोटली टैक्स फ्री थी, लेकिन कुछ समय से ये रूल बनाया गया कि अब इसमें जो है टैक्सेबल कर दिया गया है। इसका ऐसा है कि अगर आपका जो आप प्रीमियम पे करते हो ईयरली वो 5 लाख से ज़्यादा है, या फिर आपकी जो सम एश्योर्ड है उससे 10% से ज़्यादा है, तो जो है वो टैक्सेबल माना जाता है। जी, तो मतलब अब आप जो भी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न्स होती हैं, अगर आप उस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो तो आप टैक्सेशन के दायरे में आ जाते हैं, इसलिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी सोच समझ के आपको करनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी, रश्मि जी, जब हम सीनियर सिटीज़न की बात करते हैं, कहा यह जाता है कि सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा रिलीफ मिलना चाहिए इनकम टैक्स के ब्रैकेट्स में, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी काम भी किया जा रहा है ताकि उनके हाथ में एक मुश्त पैसा रहे। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हम सुपर सीनियर सिटीज़न की बात करें कि जो व्यक्ति 80 साल का हो चुका है या 80 साल से ऊपर है, वो टैक्स के दायरे में बिल्कुल नहीं आते और उनको कोई टैक्स भरने की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? हर्षी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये जो है टैक्स स्लैब और रेट अब सबके लिए सेम रखे गए हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कम टैक्स या इनकम पे कम टैक्स देना पड़ रहा है या ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। और अदरवाइज़ भी जैसे आपकी एफडीआर्स हैं तो उस पर भी जो है आपका टीडीएस ऑलरेडी कट जाता है, बट हाँ ये है कि आप अदर इनकम में जब आप सारी इनकम कैलकुलेट करते हो तो वो रिफ़ंड हो जाता है। जी, रश्मि जी, आपने शुरुआत में डिडक्शंस के बारे में जिक्र किया, आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बताया कि स्टैंडर्ड डिडक्शन किस प्रकार से कार्य करता है, आपने अमाउंट के बारे में भी बताया कि कितनी अमाउंट आप क्लेम कर सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन में, और भी क्या कोई डिडक्शंस अवेलेबल है? हम 80C या 80D की बात करते हैं, थोड़ा सा उसमें उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ओल्ड टैक्स रिजीम में हमें सभी तरह की डिडक्शंस मिलती हैं। 80C में आपका EPF, VPF और PPF, ट्यूशन फ़ी 2 बच्चों की वो मिलती है, और आपका होम लोन जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया होता है वो होता है, फिर एजुकेशन लोन है या ई व्हीकल पे जो लोन है, वो सारी डिडक्शंस जो है आपको मिलती हैं ओल्ड रिजीम में। और न्यू रिजीम में जो आपको डिडक्शन मिलती है वो 24B में होम लोन पे जो इंटरेस्ट आपने पे किया है उस पे मिलती है, बट ओनली ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी। तो जो है ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में जो है डिडक्शंस कम मिलती हैं, लेकिन अब जो टैक्स रेट कम है इस वजह से आपको फ़ायदा होता है। जी, रश्मि जी, इनकम का क्या क्राइटेरिया? हम अक्सर ये कहते हैं कि इनकम टैक्स आपको टैक्स लगाया जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या जो बड़े बिजनेस ओनर्स हैं तो वही इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है? ये स्लैब रेट का मतलब ही यही होता है, जो इनकम टैक्स स्लैब्स है उसका मतलब ही यही है कि आपको जो है 3 लाख से ऊपर आप टैक्स के दायरे में आते हैं। पर रश्मि जी, आप एग्री करते हैं कि इंडिया में अभी भी थोड़ा सा ये कल्चर है कि लोग हार्ड कैश में डील करते हैं? अब आप किसी व्यक्ति को देखिए, अगर कोई ब्रोकर है या कोई बिज़नेस चला रहा है तो शायद वो नहीं बताएगा कि उसकी इनकम कितनी है, तो फिर कई बार हम ये भी देखते हैं रश्मि जी, आप एग्री करते होंगे कि लोग ITRs भी नहीं भरते हैं, तो ITR ना भरना कितनी समझदारी है? आप खुद ही बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, आपने जो बात की कि ब्रोकर जो है कैश में डील करते हैं या कई शॉपकीपर्स भी कैश में डील करते हैं, वो लोग प्रिजम्पटिव इनकम में फॉल करते हैं। तो प्रिजम्पटिव इनकम 44AD एक सेक्शन है, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, वो लोग 44ADA में फॉल करते हैं। तो उनको जो है सीधे ही 50% डिडक्शन मिलती है प्रोफेशनल्स को, और जो शॉपकीपर्स या जो प्रिजम्पटिव इनकम में फॉल करते हैं उनको जो है कुछ परसेंटेज जो प्रॉफिट माना जाता है। तो इस तरह से जो है। पर रश्मि जी, प्रिजम्पटिव इनकम की जब हम बात करते हैं, प्रिजम्पशन की बात करते हैं, ये एग्जैक्टली है क्या? मेरे जहन में एक और सवाल भी आ रहा है, शायद आपने देखा भी होगा, हम सोशल मीडिया की बात करें, दर्शक भी एग्री करेंगे कि हम अक्सर न्यूज़ हेडलाइंस देखते हैं कि जो हमारे मूवी स्टार्स हैं उन्होंने पहले ही एडवांस में इतना सारा टैक्स जमा कर लिया, तो क्या वो प्रिजम्पटिव इनकम है या फिर कुछ और है? जी नहीं, प्रिजम्पटिव इनकम आपकी
जितनी भी इनकम हुई है आप उस पर प्रॉफिट निकालते हो कि कितना प्रॉफिट आपको हुआ है, 10% या 12%, 8% से कम जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, उसके लिए फिर आपको ऑडिट करवाना पड़ता है जी। लेकिन जो आप कह रहे हो कि जो एडवांस में लोग टैक्स भरते हैं उसे एडवांस टैक्स कहा जाता है, कि आपको पता है कि आपकी इतनी इनकम इस साल होगी, ठीक है, तो आप उस पर एडवांस टैक्स पे करते हो जो कि बाद में उसमें कैलकुलेट होता है और फिर जितना बच जाता है आपको वही देना होता है, क्योंकि आपने एडवांस टैक्स पहले से पे किया हुआ है इसलिए। जी रश्मि जी, सबसे बेसिक क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम टैक्स की बात करते हैं, आप एडवांस टैक्स की भी बात करें, टैक्स देने से हम लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? जी टैक्स देखिए, इनकम है तो टैक्स है, जिनकी इनकम पे टैक्स है तो एक तरह से हमारे ऊपर ही खर्च किया जाता है वो। जो गवर्नमेंट है वो हम इनकम टैक्स से ही जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है जी। उससे ही जो है सारी सब्सिडीज़ या जो आपके ये प्रोजेक्ट्स या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, सैलरी दी जाती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में सैलरी जो है प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं तो वो सारी जो है टैक्स से ही पूरा होता है, सड़कों का निर्माण होता है और जितने बहुत सारे कार्य किए जाते हैं और जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि वो टैक्स से ही होते हैं। रश्मि जी संक्षेप में बस 1 लाइन में मैं चाहूँगा कि लास्ट डेट अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की क्या है? जी 31 जुलाई जो है वो सभी के लिए लास्ट डेट जो है फाइलिंग की रहती है, लेकिन अब प्रोफेशनल जिनका ऑडिट या कंपनी है तो उनकी जो है 30 अक्टूबर ITR फाइलिंग की लास्ट डेट रहती है। जी हाँ, रश्मि शर्मा जी, आप हमारे कार्यक्रम कानूनी सलाह में आए और टैक्स रिलेटेड लॉज और खासकर ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।